स्टूडेंट्स, आज जो है हम थोड़ा सा लाइट और जो लाइट के लिए अजम्पशंस ली गई थी स्टार्टिंग में क्या 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 मॉडल कंसीडर किए गए थे कि लाइट को कभी पार्टिकल नेचर का बताया गया था, कभी लाइट को वेव नेचर का बताया गया था। ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हम ऑप्टिक्स के बारे में और ऑप्टिक्स के सारे फिनोमिनास के बारे में, लेंस, मिरर, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनके बारे में हम स्मॉल स्मॉल 5 to 10 मिनट्स के हमारे वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि सारी ऑप्टिक्स को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लाइट के मॉडल्स के लिए रहेगा। फर्स्ट लाइट का जो मॉडल दिया गया था वो दिया गया था कॉर्पस्कुलर मॉडल। कॉर्पस्कुलर मॉडल के अंदर लाइट को स्मॉल पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम कंसीडर किया गया था। सबसे इजी मॉडल है ये, सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ लाइट, और जिसके अकॉर्डिंग द luminous body, it means the body which is emitting light, luminous body emits a stream of particles, it means a continuous stream of particles जो है ये एक luminous body यानी कि जो बॉडी एमिट करती है लाइट, वो जो है सारी डायरेक्शंस में इन पार्टिकल्स को क्या करेगी, एमिट करेगी। इन पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा कंसीडर किया गया है, इतना टाइनी कंसीडर किया गया है, इवन द लाइट पार्टिकल्स or the light beams overlap, the particles are not going to collide. ये अंडर कॉलिजन्स भी नहीं जा पाएंगे कि इतना जो है ना स्मॉल कंसीडर किया गया है इन पार्टिकल्स का साइज़। अब देखिए यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि अगर हम दो लाइट सोर्सेज को ओवरलैप करवाएं जैसे कि हमने इंटरफेरेंस में करवाया था, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इंटरफेरेंस के फिनोमिना को विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स कंसिडर किए गए हैं ये कॉलिजन के अंडर नहीं जाएंगे, और कॉलिजन के अंडर अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ था इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, वहाँ पर हम ये फिनोमिना वहाँ पर लैग कर जाएगा। तो दो लाइट सोर्सेज को इवन आप ओवरलैप करवा रहे हैं तो ये पार्टिकल इतने स्मॉल हैं कॉर्पस्कुलर मॉडल के अकॉर्डिंग कि ये कोलिजन के अंडर नहीं जा पाएंगे। लेकिन कॉर्पस्कुलर मॉडल ने एक काम बहुत बढ़िया किया यहाँ पर कि जो रिफ्रैक्शन था, फिनोमिना था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है इट अंडरगो बेंडिंग, ये बेंड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कॉर्पस्कुलर मॉडल को यूज़ करते हुए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ को फॉलो करते हुए हमने जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ जो है ओबे करवा दिया। P1 sin theta 1 is equal to P2 sin theta 2। P1 इट इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जो अभी हमने कंसिडर किया है कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा। तो मीडियम 1 के अंदर उस पार्टिकल का मास हमने m1 कंसिडर कर लिया, उसकी वेलोसिटी हमने v1 कंसिडर कर ली, और दिखाई दे भी रहा है नॉर्मल के साथ। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो पार्टिकल है ये नॉर्मल के साथ एंगल कितने का बना रहा है, थीटा 1 का बना रहा है। तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम लिया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम यहाँ पर लेते तो हमारा ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके अलोंग आ जाता P1 cos थीटा 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है P1 sin थीटा 1, दैट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज इक्वल टू P2 sin थीटा 2। अब देखिएगा पार्टिकल जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेगा उसका मास तो चेंज नहीं होगा, तो हम इसका मास m1 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2। इट मीन्स द मीडियम 1 और मीडियम 2 के अंदर दोनों जगह पार्टिकल का मास जो है m1 m2 बोथ आर इक्वल। लेकिन पार्टिकल जो है जैसे ही एंटर करेगा सेकेंड मीडियम में द वेलोसिटी इज़ गोइंग टू चेंज, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 कंसिडर कर लेंगे हम। तो फर्स्ट मीडियम में v1, सेकेंड मीडियम में उसकी वेलोसिटी हमने v2 कंसिडर कर ली, और पार्टिकल जो है यहाँ पर ये कंपोनेंट जो है आपके पास, ये वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास फर्स्ट मीडियम में था, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आपका सेकेंड मीडियम में, तो इसको हमने P2 sin थीटा 2 से इंडिकेट कर दिया। तो अब रखिएगा P1 की वैल्यू m1 v1, P2 की रखिएगा m2 v2, वेयर m1 इज इक्वल टू m2
तो आप M1 M2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, V1 और V2 की फॉर्म में हमारे पास साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 रेशो जो है वो आ जाएगी हमारी V2 अपॉन V1। जब भी आप यहाँ पर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट को एंटर करवा रहे हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो सेकेंड मीडियम से के विद रिस्पेक्ट टू आप फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर से ग्लास के अंदर आप एंटर करवा रहे हैं, आप जानते हैं म्यू की वैल्यू, इट मीन्स साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2 दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर जो है आपका म्यू आ जाता है। तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ग्लास के लिए 1.5 होती है, तो 1.5 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वो एक कंपैरिजन कर रहा है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट मीन्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्नेल्स लॉ कहाँ से हमने ऑब्टेन किया है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी किया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमने सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मोमेंटम का हमने क्या किया है, इक्वेट किया है, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली मूव कर रही, तो वर्टिकली कंपोनेंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पर हमारे पास आंसर आ सकता है, हाउ स्नेल्स लॉ ऑब्टेन्ड। तो वी कैन ऑब्टेन द स्नेल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेकिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। तो पार्टिकल का मास बराबर रखिएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हमारा मॉडल जो है कॉर्पस्कुलर मॉडल कहिए या पार्टिकल मॉडल कहिए वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, उसको हम विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस्कुलर मॉडल जो है डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, बेंडिंग होगी। तो ओवरलैपिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, या फिर वाइब्रेशन की डायरेक्शन जो पोलराइजेशन के अंदर चेंज हो जाती है, वो यहाँ पर कॉर्पस्कुलर मॉडल की हेल्प से हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाइगन्स ने 1678, तो देखिए बड़ा इजी सा है, 1678 सीरीज़ में ही आ रही है 678, इस ईयर में वेव मॉडल जो है हाइगन्स ने दे दिया था। लेकिन बहुत सालों तक न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर मॉडल ही चलता रहा, क्योंकि साइंटिस्ट जो है बिलीव कॉर्पस्कुलर मॉडल में ज़्यादा कर रहे थे। 1801 के अंदर जाकर हाइगन्स का जो मॉडल है वो जाकर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को वहाँ पर डिफाइन कर पाया। इंटरफेरेंस में आप जानते हैं यंग्स डबल स्लिट का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो 1800 के आसपास ही हुआ था। तो हाइगन्स मॉडल को वहाँ पर यानी कि वेव मॉडल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। यहाँ पर एक फिनोमिना है आपके पास डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हमें पता है, मान लीजिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ की जो लेंथ है आप जानते हैं उसको वेवलेंथ कहा जाता है। अगर उसी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी ही थिकनेस का कोई ऑब्स्टेकल, कोई बिल्डिंग हो, कोई हर्डल हो, तो अगर वेव जो है उसी थिकनेस की हर्डल के ऊपर से पास आउट कर रही है तो वेव सीधी ना जाकर बेंड कर जाती है, विद द ऑब्स्टेकल एजेस, कॉर्नर्स के अराउंड बेंड कर जाती है। तो इसी वजह से मान लीजिए कि आपने कोई बल्ब ऑन कर रखा है, बीच में कोई अलमीरा आ गई, तो अलमीरा की दूसरी साइड भी थोड़ी सी रोशनी उसमें आप बैठ के पढ़ सकते हैं, वो इस वजह से है क्योंकि थोड़ी सी लाइट क्या कर गई है, बेंड कर गई है। तो वहाँ पर एक स्कैटरिंग का फिनोमिना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिफ्रैक्शन, बैंडिंग ऑफ द लाइट एट द एजेस, लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो एज है, वो जो ऑब्स्टेकल है, वो जो रुकावट है, उसकी जो थिकनेस है वो आपकी वेव की वेवलेंथ के बराबर होनी चाहिए। क्रस्ट और एक वेव ट्रफ की लेंथ के बराबर, लंबाई के बराबर होनी चाहिए, तो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो जाता है। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर एक कंडीशन पुट कर दें कि लैम्डा टेंड्स टू ज़ीरो, सोचिएगा क्रस्ट और ट्रफ उनकी वेवलेंथ ना के बराबर है, तो अगर वेवलेंथ ना के बराबर है तो आपको हर्डल भी ऐसी चाहिएगी ना कि जिसकी थिकनेस ना के बराबर हो। इट मीन्स आपका जो वेव है वो सीधी ही चलती चली जाएगी। तो यहाँ देखिए हमने रे को डिफाइन कर दिया है। रे इट इज़ डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इन द लिमिट लैम्डा टेंड्स टू ज़ीरो। तो लैम्डा ज़ीरो हो गया, वेव आपकी सीधी चलती चली जाएगी। तो इट मीन्स आप यहाँ पर रे जो है वो सिर्फ एक पाथ को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी इमेजिनरी कंडीशन के ऊपर, कि जहाँ पे एक ऐसी वेव की कंडीशन के ऊपर जिसकी वेवलेंथ ज़ीरो के बराबर, इट मीन्स द वेव इज़ गोइंग टू मूव इन द स्ट्रेट पाथ, दैट इज़ रे। तो ये आपकी रे होगी। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, हाउ विल यू डिफाइन वेव एंड हाउ विल यू डिफाइन रे। तो रे को आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे
इट इज़ डिफाइंड एज द पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। एनर्जी प्रोपगेशन का मतलब क्या है, वेव चल रही है, और लिमिट क्या है उस वेव की कि उसकी वेवलेंथ किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है। मैक्सवेल ने आगे जाके थोड़ा सा इस वेव नेचर को और एम्पलीफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं लाइट जो है इस फिनोमिना को ओबे करती है, इस तरह का नेचर रखती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है लाइट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन एक खासियत और भी है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखिए, अगर आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अपने आप हो जाता है। तो these are changing electric and magnetic fields, and the changing magnetic field produces a changing electric field, and vice versa also a changing electric field produces a changing magnetic field, और a changing magnetic field produces a changing electric field। तो आज हमने मॉडल्स पढ़े हैं। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर हम सारी ऑप्टिक्स को है यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका यही है कि उसको बाय पार्ट्स पढ़िए और सिंप्लीफाई करके पढ़िएगा। तो जितने भी हर्डल्स हैं, चाहे आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी कोई और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उसको सिंप्लीफाई कीजिए और पता कीजिए कि उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, परफेक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है।